संजय रॉय वह शख्स है जिसके ऊपर आरोप लगा था कि उसने आरजी कर अस्पताल में एक डॉक्टर की मृत्यु की थी। उसका कहना है कि जब वह सेमिनार हॉल में पहुंचा था, तो वहां पर डॉक्टर पहले से ही मरी हुई थी। लेकिन कितना सच है, कितना झूठ है, पॉलीग्राफ टेस्ट में और आगे आगे क्या बोला, क्या सीबीआई को उसकी बातों पर भरोसा है और क्यों ऐसा लग रहा है कि संजय रॉय अभी भी बहुत कुछ छुपा रहा है। कैसे संजय रॉय और संदीप घोष ने पूरे केस को अलग ही अंदाज में बदल दिया है। आज हम बात करेंगे संजय रॉय की, वह शख्स जिसके ऊपर लगातार आरोप लग रहे थे कि उसी ने 9 तारीख की सुबह लगभग 4:30 बजे के वक्त एक डॉक्टर की मृत्यु की थी। इसके पहले हमने बात की थी कैसे एक के बाद एक जो सबूत है, चाहे फॉरेन रिपोर्ट की बात करें, ऑटोप्सी रिपोर्ट की बात करें, सीसीटीवी की बात करें, ये सारे जो सबूत है वह इशारा कर रहे थे कि इसमें संजय रॉय ही मुख्य आरोपी है। लेकिन उसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया और जो सूत्र हमें बता रहे हैं उसके मुताबिक पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान संजय रॉय ने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए। संजय रॉय का यह कहना है कि उस रात वह पहुंचा तो जरूर था सेमिनार हॉल में, लेकिन वह जब वहां पहुंचा तो वहां पर पहले ही डेड बॉडी थी। कितना सही बोल रहा है संजय रॉय और कितना गलत, यह तो जांच एजेंसियां ही पता लगाएगी। लेकिन जब हमने अपने सूत्रों से बात की तो इस बारे में उनका जो कहना है उसकी वजह से मुझे लगता है कि इस पर चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है कि संजय रॉय क्या असल में सही बोल रहा है या फिर किसी ने उसके खिलाफ साजिश कर उसे फंसाने की कोशिश की है। देखिए, इसके पहले हमने बात की थी तो उस वक्त हमने 3 आधार बताए थे जिसके मुताबिक ऐसा लग रहा था कि संजय रॉय ने ही घटना को अंजाम दिया था। पहला था फोरेंसिक रिपोर्ट, और फोरेंसिक रिपोर्ट में कैसे डीएनए जो था मृतिका का वह संजय रॉय से मैच कर जाता है। दूसरा सबूत था इस मामले की सीसीटीवी फुटेज। आपने वह तस्वीर भी देखी होगी, आरजी कर अस्पताल के तीसरे मंजिल पर जो सीसीटीवी लगी थी, उस सीसीटीवी में कैद हो जाती है और वह जब कैद होती है तो यह वही वक्त था जब विशेषज्ञों के मुताबिक उस डॉक्टर की मृत्यु की जाती है। तीसरा और सबसे बड़ी वजह थी इस मामले की टॉपसी रिपोर्ट, जो साफ साफ इशारा कर रही थी कि संजय रॉय की मुख्य आरोपी है। लेकिन अब सीबीआई ने इसमें पॉलीग्राफ टेस्ट कराया। पहले तो हम आपको समझा दें कि पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वह क्या करता है, उसे क्या पता चलता है और क्यों ऐसा सीबीआई करती है। पॉलीग्राफ टेस्ट क्यों कराती है सीबीआई, इसके बारे में भी चर्चा करना बेहद जरूरी है। देखिए, दरअसल पॉलीग्राफ टेस्ट को एक दूसरे नाम से जाना जाता है। उसका नाम होता है लाइफ डिटेक्टर टेस्ट, यानी कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, मशीन इसे पकड़ लेती है। इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। पहले इस चर्चा को खत्म करते हैं कि संजय रॉय ने पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या कुछ बोला। तो संजय रॉय से सीबीआई ने एक लंबा चौड़ा सवाल बनाया हुआ था। जो टेस्ट करते हैं वह मैं बता दूं कि सीबीआई के अधिकारी नहीं करते। जहां पर टेस्ट होता है वहां सीबीआई के अधिकारी मौजूद नहीं रहते। टेस्ट करने के दौरान सीएफएसएल यानी कि सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैब के एक्सपर्ट्स होते हैं और उन्हें एक सवालों की लंबी लिस्ट दी जाती है। वह जो लंबी लिस्ट होती है उसमें कई तरह के सवाल होते हैं और उन्हीं में जुड़ा होता है घटना से रिलेटेड सवाल कि उस घटना की क्या जानकारी सामने वाला शख्स दे रहा है और इस मामले में संजय रॉय मामले को लेकर क्या सही जानकारी दे रहा है, क्या गलत जानकारी दे रहा है। इन सब को लेकर एक लंबे चौड़े सवालों की लिस्ट थी। सीएफएसएल के जो एक्सपर्ट थे उनके पास में, और जो मुख्य सवाल थे वह यही थे कि आखिरकार संजय रॉय उस रात क्या कर रहा था, अस्पताल में क्यों पहुंचा था और आखिरकार यह सब किया क्यों। उसने इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सीबीआई के अधिकारी बहुत ज्यादा उत्साहित थे। ए जर्नलिस्ट हम लोग बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि इन सवालों के सही जवाब कब मिलेंगे और आपके साथ साथ देश की पूरी जनता की आखिरकार उस डॉक्टर को इंसाफ कब मिलेगा। वह इंसाफ जिसकी लड़ाई में आप हम सब मिलकर कर रहे हैं, और यह लड़ाई करनी भी चाहिए क्योंकि वह डॉक्टर बेकसूर थी, वह निर्दोष थी, उसने कुछ गलत नहीं किया था।
मुझे लगता है कि ऐसे शख्स का नाम जल्द ही बाहर आना चाहिए और उसे कड़ी से कड़ी भी सजा मिलनी चाहिए। संजय रॉय ने जब पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान और पॉलीग्राफ टेस्ट कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में किया गया और पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान संजय रॉय से पहले पूछा गया कि क्या वह अस्पताल पहुंचा था, उसने जवाब दिया, हाँ, मैं अस्पताल आया था। उससे पूछा कि तुम अस्पताल कितने बजे पहुंचे? उसने बोला कि सुबह के लगभग 4 बज रहे थे जब मैं बाइक से अस्पताल पहुंचा। फिर सीबीआई के अधिकारियों ने पूछा कि उसके बाद क्या किया। संजय रॉय ने बताया कि मैं सेमिनार हॉल पहुंचा, लेकिन सेमिनार हॉल पहुंचने से पहले मैं इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा था। इमरजेंसी वार्ड के गेट से होते हुए मैं अस्पताल के दूसरे मंजिल पर पहुंचा और दूसरे मंजिल के बाद मैं अस्पताल के तीसरे मंजिल पर पहुंचा, जहां पर सेमिनार हॉल है। और यह महत्वपूर्ण इसके लिए है दोस्तों, क्योंकि इसी सेमिनार हॉल में एक 30 साल के डॉक्टर के साथ संजय रॉय ने गलत काम किया था। सिफल के एक्सपर्ट्स ने पूछा कि सेमिनार हॉल में पहुंचने का वक्त क्या था। उसने बोला कि लगभग सुबह के 4 बज रहे थे। यहाँ तक संजय रॉय सब कुछ सच बोलता है। उसके बाद सीबीआई के अधिकारियों ने पूछा कि इसके बाद क्या हुआ। संजय ने जो जवाब दिया वह किसी के लिए भी यकीन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तक जो सबूत आ रहे थे वह उससे अलग है। उसने कहा कि जब मैं सेमिनार हॉल पहुंचा तो वहां पर मैंने देखा कि एक महिला सोई हुई है और मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह उठी नहीं। और फिर उसको ऐसा लगा कि या तो महिला बहुत ज्यादा नींद में सोई है। उसने थोड़ी देर और उठाने की कोशिश की, लेकिन महिला उठी नहीं। संजय रॉय के इस जवाब के बाद में जो सीएफएसएल के अधिकारी थे, उन्होंने सीधा सवाल किया कि क्या तुमने उस महिला की मृत्यु की? संजय रॉय ने जवाब दिया कि नहीं। दरअसल जब मैं वहां पर पहुंचा तो वहां पर महिला की पहले से ही मृत्यु हो चुकी थी और उसके बाद वह रूम से बाहर निकल गया। लेकिन सीबीआई के अधिकारियों से जब मैंने पूछा कि क्या आपको लगता है कि संजय रॉय सच बोल रहा है या गलत बोल रहा है, क्या आपको मन में चल रहा है अब सही क्या है गलत क्या है, वह अभी किसी को पता नहीं है। वह सिर्फ और सिर्फ संजय रॉय को पता है। कितना सही है कितना गलत इसका अंदाजा हम खुद करेंगे और इस तरह से करेंगे कि मुझे लगता है कि आप भी अपना अंदाजा इसमें दे पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत। देखिए, जिस दिन संजय रॉय अस्पताल पहुंचा था, 9 अगस्त, जिस दिन डॉक्टर की हत्या हुई थी, उसके सेमिनार हॉल में पहुंचने का वक्त था 4:30 बजे सुबह और वह सेमिनार हॉल में था 4:30 बजे और वह 29 मिनट तक संजय रॉय सेमिनार हॉल के अंदर था। अब आपके मन में सवाल आएगा कि अगर कोई शख्स किसी कमरे में घुसता है और वहां पर देखता है कि किसी महिला की लाश पड़ी हुई है 29 मिनट तक, आखिरकार वह वहां पर करेगा क्या? 29 मिनट तक रहने के बाद जब वह कमरे से बाहर निकलेगा तो क्या वह किसी को इसकी जानकारी नहीं देगा कि यहाँ पर एक डेड बॉडी है, जबकि संजय रॉय ने देख लिया था कि वहां पर सीसीटीवी लगा हुआ है। क्योंकि सीसीटीवी की जो फुटेज हमने देखी उसमें संजय रॉय निकलने के बाद वह देखता है कि सीसीटीवी लगा हुआ है। इस पर वह फिर वापस जाता है और थोड़ी देर बाद बड़ी तेजी से भागता हुआ निकल आता है। तो 29 मिनट तक सबसे पहला सवाल होता है कि 29 मिनट तक आखिरकार संजय रॉय वहां पर क्या कर रहा था? अगर वह महिला डॉक्टर पहले से ही मरी है तो 30 मिनट तक क्या कर रहा था? वह दूसरा सवाल यह है कि अगर 30 मिनट तक अब वो वहां पर मौजूद था और सेमिनार हॉल के अंदर घुसा था, उसके घुसने की वजह क्या थी? आखिरकार क्यों सेमिनार हॉल वह पहुंचा था? यह दूसरे सवाल का जवाब अभी तक संजय रॉय ने सही तरीके से दिया नहीं है। तीसरा सवाल यह खड़ा होता है कि संजय रॉय का डीएनए आखिरकार उस डॉक्टर के डीएनए से मैच क्यों हो रहा है? मुझे जो सीबीआई के अधिकारियों ने बताया है, मुझे मेरे सूत्रों ने जो बताया हुआ है और उन सबको जब मैंने पढ़ा है, तो मैं आपको साफ तौर पर और दावे के साथ ही मैं बोलती हूँ, वहां पर अलग रूप में मौजूद थे। जैसे नाखून के टुकड़े जब ले गए तो उसमें संजय रॉय के स्किन मिले। संजय रॉय के ऊपर जो जख्म थे, जो कि मृतिका ने बहुत कोशिश की अपने आप को बचाने के लिए। आखिरकार लड़ाई के दौरान उसके नाखून जो टुकड़े मिले थे वह संजय रॉय के शरीर पर जो जख्मों के निशान थे
उसे जब मैच किया गया तो वह यही लगा, उसके डीएनए रिपोर्ट जो आई उससे भी यही लगा कि हो सकता है मृतिका उस रात में किसी हाथापाई में तो जरूर शामिल थे। इसके अलावा उसके शरीर के जो पसीना था उससे भी डीएनए लिया गया। तो यह सारी चीजें थी, प्रूव कर रही थी कि संजय रॉय उस मौत के लिए जिम्मेदार है। तो तीसरा जो अहम सवाल हम बात कर रहे थे कि संजय रॉय का डीएनए आखिर क्यों मैच हो गया। फोरेंसिक की रिपोर्ट में चौथा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि संजय रॉय अगर सेमिनार हॉल में पहुंचता है और उसने देखा कि डेड बॉडी है तो उसने जाकर किसी और को जानकारी क्यों नहीं दी। इतना तो उसे पता था कि एक डेड बॉडी को छुपाया नहीं जा सकता। सीसीटीवी लगा हुआ है तो उसको यह भी पता है कि वह सब कैमरे में कैद हो चुका है। शक तो उसके ऊपर जाएगा, लेकिन उसके बाद भी उसने किसी को बताया नहीं। और अगले दिन जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए आई, तब जाकर यह बात सामने आई कि उस डॉक्टर का जिम्मेदार कौन हो सकता है। पांचवा और सबसे अहम सवाल खड़ा होता है कि संजय रॉय पहले जाता है इमरजेंसी वार्ड की तरफ, उसके बाद जाता है दूसरे मंजिल की तरफ और उसके बाद वह जाता है सेमिनार हॉल की तरफ। यानी कि उसने मन में एक टारगेट बना लिया था कि उसे सेमिनार हॉल पहुंचना है। और पहुंचने की वजह क्या हो सकती है? क्या डॉक्टर की कोई रंजिश थी? क्या किसी के कहने पर वह कुछ करना चाह रहा था? उन सारे सवालों के जवाब अभी ढूंढना बाकी है। लेकिन यह अहम सवाल हो जाता है कि आखिरकार वह सेमिनार हॉल में पहुंचा क्यों था। तो यह 5 ऐसे तथ्य, ऐसे सबूत हमारे सामने मौजूद हैं जिससे यह लग रहा है कि पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान संजय रॉय ने झूठ बोला। और सीबीआई के जो अधिकार है उनका यह कहना है कि वह कोई क्लीन चिट संजय रॉय को नहीं दे रहे हैं। अभी भी वह संजय रॉय की बातों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। उनको लगता है कि संजय रॉय झूठ बोल रहा है, अपने आप को बचाने की आखिरी कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर संजय रॉय थोड़ा भी सच बोल रहा है, तब कुछ और सवाल खड़े होते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने पहले ही और संजय रॉय को वहां पर मोहरा बनाकर भेजा है। इस पर भी चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है। 4 और लोग थे वहां पर उस रात उस डॉक्टर के साथ, जिन्होंने रात 12 बजे डॉक्टर के साथ में डिनर किया, रात 1:30 बजे तक नीरज चोपड़ा का पेरिस ओलंपिक का मैच देखा और उसके बाद से वह डॉक्टर अकेली थी। उन 4 लोगों के नाम मैं आज आपको बताती हूँ और इनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। डॉक्टर गुलाम आजम यह वह शख्स है जिसे सेमिनार हॉल के आसपास देखा गया था। उस रात डॉक्टर आर्क, डॉक्टर शुभदीप महापात्र और डॉक्टर सौमित्र रॉय, ये 4 लोग जो है जो अभी भी शक के घेरे में, और सीबीआई उनका पॉलीग्राफ टेस्ट करवा चुकी है। इनके जो पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट है उसके आधार पर ही सीबीआई अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। लेकिन इन चारों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की वजह यही थी कि इन चारों ने अपने बयान में बोला था कि हम कब मिले थे, हमने कब मृत शरीर को देखा था। लेकिन उन चारों ने यह बोला कि हमारा मौत से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जरूर डिनर किया हमने, जरूर नीरज चोपड़ा का मैच देखा, लेकिन रात 1:30 बजे के बाद वह सेमिनार हॉल से बाहर निकलकर स्लीपिंग रूम में जाते हैं। उसके बाद पूरे दिन अस्पताल में रहते हैं और अगले दिन सुबह इसमें से एक शख्स 9 बजे के करीब आता है और देखता है कि जो डॉक्टर है उसके साथ किसी ने घिनौनी हरकत की है। उसके बाद में पूरे अस्पताल को यह जानकारी मिलती है। तो इन चारों ने अपना बयान दिया था, लेकिन सीबीआई को पूरी तरह से उनकी बातों पर भरोसा नहीं था, उनके बयानों पर भरोसा नहीं था। इसी वजह से उनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया। तो यह बात हो गई उन चारों लोगों की। इसके बाद हम बात करते हैं संदीप घोष ऑफ प्रिंसिपल, जिसके ऊपर पहले दिन से आरोप लग रहा है और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया कि संदीप घोष वह शख्स है जिसने की सबूतों के साथ में छेड़छाड़ की है। क्यों कर रहा था संदीप घोष छेड़छाड़? क्या उसी ने संजय रॉय को सेमिनार हॉल में भेजा था? क्या दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे? इन सारे सवालों के जवाब अभी निकालना बाकी है। लेकिन कहीं ना कहीं संजय रॉय ने यह बोलकर एक रहस्य जो होता है उसको और बढ़ा दिया है। अब डॉक्टर संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है, उनसे भी इन सब चीजों को लेकर सवाल जवाब किया जाएगा। उनके घर पर सीबीआई ने छापेमारी की थी, तो उन सभी सवालों के जवाब मिलना बहुत जरूरी है।
लेकिन सूत्रों का यही कहना है कि डॉक्टर बेटी के साथ में बहुत बड़ा अपराध हुआ है, गलत काम हुआ है, यह भी पुष्टि हो चुकी है। तो इतना सब कुछ वहां पर होता है और एक चीज, एक आवाज तक नहीं निकलती है, जो कि उस फ्लोर में मौजूद 4 लोगों के कानों तक पहुंच पाती। क्या यह सवाल नहीं खड़े करती? और इसीलिए सीबीआई ने चारों का, आरका, सौमित्र, सुखदीप और गुलाम, चारों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की मांग की है। और यह होने वाला है टेस्ट, एक ऐसा टेस्ट जो कि बदन के अंदर, शरीर के अंदर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को कैप्चर करता है। सवाल पूछे जाते हैं, जो इंटीग्रेटर होता है, जो जांच करता होता है, वह सवाल पूछेगा। सवाल पूछने के बाद तमाम तरीके के सेंसर जिससे सवाल पूछे जाने हैं, उसके शरीर पर लगा दिए जाते हैं और उस दौरान जब वह रिस्पॉन्स देता है, सवाल का जवाब देता है, उस वक्त हार्ट बीट चेक की जाती है, ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग रेट चेक की जाती है और जो स्किन की कंडक्टिविटी है, ये सारे मानक चेक किए जाते हैं कि कहीं कोई झूठ को दबाने वाला कोई एक रिस्पॉन्स तो नहीं दे रहा। दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए, कई सारी संभावनाएं हो सकती है। डॉक्टर बेटी के जो माता पिता है, उनका सीबीआई से यह सवाल है कि उनका पूरा विश्वास है कि देश के संविधान के ऊपर और देश की जांच संस्थाओं सीबीआई और कोर्ट के ऊपर भी। उन्होंने कहा कि एक से ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, यह किसी एक का काम नहीं हो सकता। उनका यह संदेह है, अब अगर देखा जाए, 4 लोग वहां मौजूद थे और चारों ने कुछ सुना नहीं, इतनी बड़ी वारदात हो गई। अब यह कहा जाता है कि जो सेमिनार हॉल है, वहां पर सेमिनार कंडक्ट किया जाता है, तो बाहर की आवाज अंदर ना आए, इसीलिए सेमिनार हॉल को पूरे तरीके से साउंड प्रूफ बनाया गया है। एक कारण यह हो सकता है, लेकिन संभावनाएं अनगिनत है। क्या यह हो सकता है कि एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें कि प्रिंसिपल भी इन्वॉल्व था? यह सिर्फ संभावना है, इसमें कोई सत्यता नहीं है, कोई सबूत नहीं है, लेकिन संभावनाएं बनती है, क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट संदीप घोष का भी होना है, जो कि आरएसएसजी कॉलेज के प्रिंसिपल है। तो कहानी यह है कि अगर ऐसा है तो क्या कोई बड़ी ताकत इसमें इन्वॉल्व है? क्या डिनर के दौरान कुछ मिलाकर दे दिया गया था डॉक्टर बेटी को, जिसकी वजह से वह बेसुध थी और आवाज नहीं कर पाई? कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। इन चारों में से किसी एक का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। कोई सीबीआई ने जब इन चारों से सवाल जवाब किया, तो सारे जवाब थे वह एक तरह के नहीं आए, उनमें इनकंसिस्टेंसी पाई गई है। तो यह सीधा इशारा करता है कि कहीं ना कहीं कुछ सच है या कोई और डिटेल है जो यह जानते हैं पर बता नहीं रहे, किसके दबाव में नहीं बता रहे, या यह सिर्फ महज एक सीधा सा क्राइम है, कोई नहीं कह सकता। दोस्तों, जब तक पॉलीग्राफ टेस्ट का रिजल्ट ना आ जाए, तब तक कहना बेहद मुश्किल है। आपको क्या लगता है, क्या किसी एक व्यक्ति का क्राइम हो सकता है, या किसी बड़ी साजिश के तहत डॉक्टर बेटी को खत्म किया गया है?